स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट कोचिंग क्लासेस में। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 96। 2 मार्च की ये वर्कशीट है, तो शुरू करते हैं इस वर्कशीट को। अब यहाँ पर ओवरऑल हम सारी वर्कशीट काफ़ी डिटेल में कर चुके हैं। आज से हमारा एक नया जो दौर है, यानी कि नए प्रकार से जो वर्कशीट्स हैं वो स्टार्ट हो रही हैं। मुद्रा एवं साख के आज हम करने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। साथ के साथ मैं बता दूं, ये चैप्टर ऑलरेडी हमारे चैनल पे काफ़ी डिटेल में अवेलेबल है, जिसका लिंक मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगी इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, जिससे कि आप इस चैप्टर को और भी आसानी से विद इन 45 मिनट्स में आप इसको आसानी से समझ पाएंगे। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, वर्कशीट्स में भी हमने पहले बहुत बार किया हुआ है। तो आइए आज इस वर्कशीट का एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कार्य को बताइए। तो जैसा कि हमने वर्कशीट्स में भी पढ़ा हुआ है, उस वीडियो में भी पढ़ा हुआ है कि रिजर्व बैंक बैंकों का बैंक कहलाता है। साथ ही साथ रिजर्व बैंक का मुख्य कार्य होता है कि वो बाकी बैंकों के कार्य प्रणाली पर नज़र रखे। यह देखता है कि जो मिनिमम बैलेंस की जो रिक्वायरमेंट होती है बैंक को, जिसकी हमारी किताब में 15% बताया गया है, बैंक उसको मेंटेन करे। दूसरा इसका ये कार्य होता है कि ये देखे कि बैंक सिर्फ पैसा कमाने के इरादे से ही जो है वो लोन ना दे। जिन गरीबों को असलियत में ज़रूरत है उन पैसों की, उन तक ये लोन अवेलेबल कराए। तीसरा, कई बार ये बैंकों को लोन भी अवेलेबल कराता है जब उनके पास साख की कुछ कमी होती है। तो इस हिसाब से देखें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का बहुत बड़ा रोल है हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था के अंदर। दूसरा, अनौपचारिक ऋणों की ऋण क्षेत्रों की ऋण गतिविधियों को कम किए जाने की आवश्यकता है। क्यों? देखो, अनौपचारिक क्षेत्रों के जो ऋण हैं वो बहुत ज़्यादा कष्टदायक होते हैं उन लोगों के लिए जो इसके चंगुल में फंस जाते हैं। हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि ब्याज की दर इतनी ऊंची होती है कि कई बार मूल जो अमाउंट होता है, जो मूल पैसा होता है, उससे कई गुना ज़्यादा उनका ब्याज बन जाता है। तो इनको समाप्त करने की ज़रूरत है, या तो इनको ऐसे कार्यान्वित करने की ज़रूरत है कि इनके ऊपर भी कोई एक अथॉरिटी हो, कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन हो जो इनके कार्यकाल को देखे कि ये कैसे गलत तरीके से ब्याज लेते हैं या लोगों को ऋणों के जाल में फंसा लेते हैं। स्पेशली ग्रामीण क्षेत्रों में इनका जो दबदबा है वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो इन सभी कमियों को देखते हुए इनको कम किए जाने की अत्यधिक आवश्यकता है। प्रश्न तीसरा, गरीबों के लिए स्वयं सहायता समूह संगठन महत्वपूर्ण क्यों है? तो जैसा कि बेटा हमने पढ़ा था कि स्वयं सहायता समूह एक प्रकार का ऐसा संगठन होता है जिसमें कि इसके सदस्य महीने में कुछ रुपए जमा करते हैं। तो ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि एक तो इन लोगों को, जब मान लीजिए किसी समूह को ही लोन की अगर आवश्यकता है, तो उसको किसी थर्ड पार्टी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। वो अपने ही संगठन से कम ब्याज दर पे, सभी से, इवन औपचारिक अनौपचारिक दोनों ही क्षेत्रों से कम ब्याज दर पर उसको लोन मिल जाएगा। और इन्हीं संगठन के अंदर कई बार उनके जो खुद के घरेलू समस्याएं होती हैं उनका भी डिस्कशन किया जाता है। और तीसरा, अगर ये संगठन बड़ा हो जाता है और इनमें जमा की गई राशि भी ज़्यादा बढ़ जाती है तो ये अपना छोटा मोटा व्यवसाय भी प्रारंभ कर सकते हैं। तो इस हिसाब से गरीबों के लिए एक प्रकार से काफ़ी अच्छा ऑप्शन है ऋण को देखते हुए। प्रश्न चौथा, भारत की अधिकांश जनता अभी भी ऋण के लिए अनौपचारिक स्रोतों पर निर्भर है। क्यों? वो इसलिए क्योंकि औपचारिक स्रोतों का जो प्रोसेस है वो बहुत लंबा है और हर किसी के पकड़ में नहीं है। अगर लोन लेना है तो उसके लिए ऋणाधार देना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे, प्रोसेस बहुत लंबा होगा, आपकी आय अच्छी होनी चाहिए। तो इसीलिए ज़्यादातर जनता जो गरीब है, जो इतनी शिक्षित नहीं है, वो अनौपचारिक ऋण के स्रोतों से लोन ले लेती है और कई बार ऋण के जाल में फंस जाती है। प्रश्न पांचवा, साख की शर्तों से आप क्या समझते हैं? ये प्रत्येक व्यक्ति के लिए किस प्रकार भिन्न हो सकती है? देखो, साख की शर्त से अगर बताएं तो साख लेते समय यानी कि उधार लेते समय कौन कौन सी ऐसी शर्तें हैं जिनको पूरा करना पड़ता है? सबसे पहले तो आपके पास कोई समर्थक ऋणाधार होना चाहिए, अर्थात आप जो लोन लेने वाले हैं उसके लिए आपको कुछ गारंटी देनी पड़ेगी। आपका घर के कागज़ हो सकते हैं या आपके कार के पेपर्स या ज्वेलरी के पेपर्स, आपको वो जमा कराने पड़ते हैं, ज्वेलरी वगैरह जो भी है। दूसरा, आपकी एक आय निश्चित होनी चाहिए, बिना निश्चित आय के आपको लोन नहीं मिलेगा। तीसरा, अगर बात करें तो कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जैसे कि पैन कार्ड हो गया या आपका आधार कार्ड हो गया, इसका होना अत्यधिक आवश्यक है। और अगर ये शर्तें आप पूरी नहीं करते तो हमें लोन मिलना मुश्किल है। और ये हर व्यक्ति के लिए भिन्न है, स्पेशली अगर गरीब जनता की बात करें तो उनको ये सब चीज़ें जुटा पाना बहुत मुश्किल होता है। वहीं एक उद्योगपति इन चीज़ों को बहुत आसानी से इकट्ठा करके औपचारिक स्रोतों से लोन ले सकता है। प्रश्न छठा,
मुद्रा के आधुनिक प्रकारों ने हमारे जीवन को किस प्रकार सरल कर दिया, तो इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है जो आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की समस्या थी, वस्तु विनिमय प्रणाली की जो समस्या थी, अब वो समाप्त हो गई है। आज मुद्रा के द्वारा हम अर्थव्यवस्था में कहीं भी जाकर कोई भी वस्तु को खरीद सकते हैं और जिस वस्तु की हमें आवश्यकता है उसको हम ले सकते हैं और हमारा सामान जो है वो मुद्रा के द्वारा दूसरों तक पहुंच सकता है। तो जो संयोगों की समस्या होती थी पुराने समय में, आज वो पूर्णतः समाप्त हो सकती है। प्रश्न 7वां, सलीम के जीवन में साख ने सकारात्मक भूमिका निभाई। जैसा कि हमने चैप्टर में पढ़ा था सलीम की स्टोरी, तो इसी प्रकार अपने आसपास परिवार या संबंधियों के जीवन के लिए भी साख की सकारात्मक भूमिका का कोई 2 अन्य उदाहरण दीजिए। वैसे ये जो 2 उदाहरण है सब अपने हिसाब से कर सकते हैं। एक बार मैं सलीम की स्टोरी आपको बता दूं। हमने पढ़ा था कि सलीम एक जूता निर्माता होता है और उसको 2000 जूते बनाने का ऑर्डर आता है और उसके लिए वो सामान जो है वो उधार पर लेना शुरू करता है, यानी कि जो लेदर होता है वो उधार पे लेता है, अपने मजदूरों को बोल देता है काम करो, मैं पैसे आपको बाद में दूंगा। एंड जब वो 2000 जूते बना लेता है वो उसको बायर तक बेच देता है और उसको पैसे मिलते हैं, वो सारे उधारी चुकाकर उसको लाभ होता है। तो सलीम के जीवन में क्या हुआ कि उसने उधार लिया, किस तरीके से लिया हुआ एक अलग चीज है, बट वो साख का उधार लेने से उसको फायदा हुआ, उसको लाभ हुआ। तो ऐसे ही हम कोई भी 2 स्टोरीज बना के लिख सकते हैं कि भाई किसी व्यक्ति ने उधार लिया और उसने वो उधार चुका भी दिया और उसको लाभ की प्राप्ति हुई। प्रश्न 8, साख से आप क्या समझते हैं? साख किस प्रकार संपत्ति एवं ऋण दोनों की भूमिका निभा सकता है, उदाहरण सहित बताइए। तो देखो बेटा, साख होता है यानी कि जब हम कुछ अमाउंट यानी कि पैसे ब्याज दर पे हम दूसरे व्यक्ति से या किसी अथॉरिटी से हम उधार लेते हैं और उसको ये वादा करते हैं कि हम कुछ समय बाद ब्याज समेत उस जो मुद्रा है उसको वापस कर देंगे। देखो, साख की अगर मैं बात करूं तो ये संपत्ति और ऋण जाल दोनों हैं। संपत्ति जैसे कि मैंने सलीम की स्टोरी बताई कि सलीम के लिए ये संपत्ति साबित हुआ, उसने उधार लिया और उसको उस चीज़ का फायदा हुआ, बाद में उसको भी लाभ हुआ और जिन लोगों ने इसके साथ व्यापार किया उनको भी लाभ हुआ। लेकिन ऋण जाल की अगर स्टोरी आपको पता हो तो जो हमने किताब के अंदर पढ़ी हुई है लक्ष्मी की कहानी, कि वो अपनी खेती के लिए उधार लेती है, उधार में बीज एक साहूकार से पैसे लेकर आती है ब्याज दर पे, वो ब्याज के लिए जो है फिर वो बीज खरीदती है, खाद खरीदती है, साल भर मेहनत करती है, लेकिन उसकी फसल खराब हो जाती है और फसल खराब होने के कारण उसको साहूकार को तो उससे कोई लेना देना नहीं है, वो अपने पैसे मांगता है प्लस उसकी ब्याज दर भी होता है, तो अमाउंट इतना ज़्यादा बढ़ जाता है जिस वजह से लक्ष्मी को अपने ज़मीन का एक छोटा टुकड़ा बेचना पड़ता है। तो एक प्रकार से क्या हुआ, लक्ष्मी अगर उस टुकड़े को नहीं बेचेगी तो वो ऋण के जाल में फंसती चली जाएगी। इसलिए साख कई बार फायदेमंद भी होता है जैसे कि सलीम की कहानी में पढ़ा, और नुकसानदायक भी होता है जैसे कि हमने लक्ष्मी की कहानी में पढ़ा। तो बहुत ही आसान 8 प्रश्न है। वहीं एक स्रोत आधारित प्रश्न है बेटा, इसको भी करते हैं हम। जैसे कि मेघा ने घर खरीदने के लिए बैंक से 5 लाख रुपए उधार लिए। एक औपचारिक स्रोत से मेघा ले रही है 5 लाख का उधार। इस कर्ज पर ब्याज की वार्षिक दर 12% है और इस कर्ज को 10 साल में मासिक किस्तों में उसको लौटाना है। मेघा को बैंक से कर्जा लेने से पहले उसे अपनी नौकरी और वेतन संबंधित रिकॉर्ड दिखाने पड़ते हैं। ऑलरेडी मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। बैंक नए घर के पेपर क्या करेगा, अपने पास ऋणाधार के रूप में रख लेगा, जिन्हें मेघा द्वारा ब्याज समेत कर्ज लौटाने पर उन्हें वापस किया जाएगा। तो हमें 4 चीजें बतानी है। सबसे पहले ऋण राशि, कितनी ऋण ले रही है वो, 5 लाख रुपए का उधार ले रही है। समर्थक ऋणाधार उसने क्या दिया, उसने नए घर के जो पेपर्स है वो उसने अपने उधार में दे दिए। तो एक बार इसको करते हैं। पहला 5 लाख, दूसरा क्या हो गया, अपने नए घर के उसके कागजात जो थे वो उधार में दिए। तीसरा, अदायगी का स्वरूप कैसा है, तो ब्याज की वार्षिक दर है 12% जिसको 10 साल में उसको मासिक किस्तों में लौटाना है। तो अदायगी ये ऐसे करेगी, यानी कि वापस लोन को ऐसे करने वाली है, 10 साल तक वो लोन देगी हर महीने किस्तों में और 12% का उसके ऊपर ब्याज लगेगा। आवश्यक कागजात उसने क्या दिए, अपनी नौकरी और वेतन संबंधी रिकॉर्ड उसने दिए। तो ये प्रश्न चौथे का आंसर। तो बेटा इसी के साथ आज की हमारी ये महत्वपूर्ण कार्यपत्र कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई जारी रखिए। थैंक यू सो मच।